$65 बिलियन, भारतीय रुपयों में 4,80,000 करोड़ रुपए। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने $65 बिलियन का फ्रॉड किया था, जिसको आज तक का अमेरिका का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड माना जाता है। और ये फ्रॉड करने वाले महान व्यक्ति थे बर्नी मैडॉफ। इनको हम महान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये महान थे। देखिए, जो भी काम सीमाओं के परे होता है वो महान हो जाता है। अगर आपने फ्रॉड करना है तो $65 बिलियन का फ्रॉड करना है, छोटा मोटा फ्रॉड क्या करना है। हाल ही के दिनों में शायद आपने स्कैम 1992 नामक एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम देखा होगा, जिसके प्रमुख कलाकार थे हर्षद मेहता, जिन्होंने फ्रॉड किया था 5,000 करोड़ का। और उसके सामने बर्नी मैडॉफ ने फ्रॉड किया था 4,80,000 करोड़ का। तो कौन महान है ये तो हमको दिख ही जाता है। महान कामों की महान सजाएं मिलती हैं, और इसीलिए बर्नी मैडॉफ को भी मात्र 150 साल की सज़ा हुई थी। और अगर वो जिंदा रहते तो वो 4 जनवरी 2137 को रिहा हो जाते, लेकिन 14 अप्रैल 2021 को उनका देहांत हो गया, उसी जेल में जहां से उनको निकलने में कम से कम 125 साल बाकी थे। बर्नी मैडॉफ बेसिकली एक फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, लोगों को शेयर बाजार के बारे में सलाह दिया करते थे और बहुत ही सक्सेसफुल थे, या कम से कम लोगों को लगता था वो बहुत सक्सेसफुल हैं। जो भी लोग अपना पैसा बर्नी मैडॉफ को देते थे वो सालाना दर से 10% से ज़्यादा का रिटर्न उनको देते थे। और जो भी लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े होंगे वो समझते होंगे कि हर साल 10% सालों साल तक रिटर्न देना कोई छोटी बात नहीं है। स्थिति ये बनी कि हर साल 10% का रिटर्न इतना ज़्यादा था कि लोग कहने लगे कि ये पॉसिबल नहीं है। और हद तो तब हो गई जब 2000 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया पूरी दुनिया में। उन्होंने 5.6% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि अमेरिका का एक एवरेज रिटर्न -38% था। तो कैसे दे पाया बर्नी मैडॉफ इतने ज़्यादा रिटर्न्स अपने लोगों को? बहुत ही आसान था। वो डेली के डेली दिखता था शेयर बाजार कहाँ से कहाँ गया, और अगले दिन नकली रिपोर्टें बनाता था। मान लीजिए कोई शेयर एक दिन पहले बहुत ऊपर जा चुका है तो नकली रिपोर्ट डाल के कह देता था हाँ भाई मैंने खरीदा था, और जब ऊपर चला गया तो मैंने बेचा था। और इस प्रकार की नकली रिपोर्ट्स बना बना के वो एक फिक्टिशियस नकली रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिखाता था। बहुत सी बार तो वो खुद पहले से ही डिसाइड कर लेता था कि वो अपने किस कस्टमर को कितना रिटर्न देने वाला है। स्थितियाँ इतनी खराब थी कि कई बार जब उसकी रिपोर्ट्स देखी गई तो पता चला कि वो मंथली हाई एंड मंथली लो पे बहुत सारी ट्रेडिंग करता था, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब पता चला कि उनकी कई रिपोर्ट्स ऐसी थी जो हॉलीडेज पे या वीकेंड्स पे निकाली जाती थी। यानी पता चला कि संडे के ट्रेड्स की उन्होंने रिपोर्ट्स निकाली, जबकि यहाँ पर हम दोनों जानते हैं कि संडे को बाजार बंद होता है। अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में इनएफिशिएंसी है तो अमेरिका भी पीछे नहीं है, कभी भी उनकी रिपोर्टें पकड़ी नहीं गई। असलियत तो ये थी कि 1990 से बर्नी मैडॉफ ने शेयर बाजार में एक भी ट्रेड नहीं किया था। जो भी पैसा उनके क्लाइंट देते थे, बर्नी मैडॉफ सीधे सीधे जाके जेपी मॉर्गन चेज नामक बैंक में अपने अकाउंट में वो पैसा डाल लेते थे, और उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उनसे पैसा वापस मांगता था उसी अकाउंट से निकाल के दे देते थे। लेकिन क्योंकि वो नकली रिटर्न इतने ज़्यादा दिखाते थे, 10-10% का रिटर्न दिखाते थे, अमेरिकन इन्वेस्टर्स को अपना पैसा वापस मांगने में डर लगता था बर्नी मैडॉफ से, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एक बार अगर हमने अपना पैसा वापस ले लिया तो शायद बर्नी मैडॉफ दोबारा हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स करने से मना कर दें। अमेरिका की चैरिटीज़ का एक नियम है, अगर अमेरिका में चैरिटीज़ अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करती हैं तो सामने वाले व्यक्ति को हर साल 5% उसको वापस करना पड़ता है। यानी अगर अमेरिका में एक चैरिटी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो जिस भी व्यक्ति ने वो पैसा इन्वेस्ट उनके नाम पे किया है, हर साल उसको 5 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो बर्नी मैडॉफ ने अगर ऐसी चैरिटीज से पैसा लिया तो उनको 20 सालों तक कोई तकलीफ नहीं है, 1 करोड़ रुपए में से हर साल 5-5 लाख रुपए वापस करते जाएंगे। अब आप सवाल पूछेंगे इसमें बर्नी मैडॉफ का फायदा क्या है? जाहिर सी बात है, जो पैसा बर्नी मैडॉफ लोगों से लेंगे वो अपने व्यक्तिगत कामों में भी इस्तेमाल करेंगे और उससे बहुत इंजॉय करेंगे, बड़े बड़े आलीशान मकान बनाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदेंगे। लेकिन दूसरे आदमी को पैसा वापस कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा पैसा जब लोगों को रिटर्न्स में दिखता था तो उनके पास कतार लगी रहती थी अगले आदमी की जो अपना पैसा बर्नी मैडॉफ से इन्वेस्ट करवाना चाहते थे। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा एक पिरामिड स्कीम, या जिसको हम कहते हैं टेक्निकल वर्ल्ड में एक पॉन्जी स्कीम। कई बार आपने विज्ञापन देखे होंगे जहां कहा जाता है कि आप अपना पैसा हमारे साथ निवेश करिए और हम उसको 3 महीने में या 6 महीने में डबल कर देंगे। जैसे कि एक पिरामिड स्कीम बेसिकली होता क्या है, पहले व्यक्ति ने पैसा दिया, आपने उसको डबल करके दे दिया, जेब से पैसा दे दिया, अगला आदमी खुश हो जाएगा, 4 लोगों को बताएगा, वो सारे के सारे लोग आपके पास आके पैसा डालेंगे, आप उनका भी पैसा डबल कर देंगे। धीरे धीरे बात इतनी फैलेगी कि हर साल हर महीने आपके पास इतने ज़्यादा लोग पैसा लेके आएंगे कि उसी पैसे से आप पुराने आदमी का पैसा वापस कर देंगे। इसको पॉन्जी स्कीम कहते हैं।
पॉन्जी स्कीम क्यों कहते हैं? क्योंकि 1920 में एक महान आदमी हुआ था, दूसरा महान आदमी जिसका नाम था चार्ल्स पॉन्जी। उन्होंने इस स्कीम को बहुत बड़े तरीके से इस्तेमाल किया था अमेरिका में, और लोग इतने इम्प्रेस हो गए कि एक अपराध का नाम ही चार्ल्स पॉन्जी के नाम पे रख दिया। ये एग्जाम्पल देख के शायद आपको एक फिल्म की याद आ रही होगी, फिर हेरा फेरी। बर्नी मैडॉफ का भांडा 2008-2009 के आसपास फूटा, लेकिन असलियत तो यही कि कई लोग पहले ही जान चुके थे कि बर्नी मैडॉफ एक ऐसा व्यक्ति है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। 1999 में हैरी मार्कोपोलोस नामक एक व्यक्ति ने ऑलरेडी इस बात को डिसाइफर कर लिया था कि जितना रिटर्न बर्नी मैडॉफ दे रहे हैं वो प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। मार्कोपोलोस ने कहा था कि मुझे सिर्फ 4 मिनट लगे ये समझने में कि ये नंबर्स ऐड नहीं हो रहे, और 1 मिनट में कि शायद कुछ तो गड़बड़ गया। मार्कोपोलोस ने अपना संदेह SEC, जैसे भारत में जो सेबी होता है वैसे अमेरिका में SEC है, तो SEC को कई बार बताया, 4 बार, सन 2000, सन 2001, सन 2005 और सन 2007, और हर बार SEC ने उनकी बात समझने से इनकार कर दिया। अगेन, जैसा कि हमको लगता है कि इनएफिशिएंसीज केवल भारत में है, तो ये सत्य नहीं है। $multi-billion ऑपरेशंस करते थे बर्नी मैडॉफ, लेकिन अमेरिका की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स उनके साथ काम करने को तैयार नहीं रहती थी, क्योंकि उनको हमेशा डर लगता था कि बर्नी मैडॉफ ने कुछ ना कुछ घपले किए हैं। भले ही आम आदमी को ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ये बात शायद पहले से ही समझ में आ गई थी। कई बार पूछा जाता था बर्नी मैडॉफ से कि आप इतना ज़्यादा रिटर्न्स कैसे दे पाते हैं, तो बर्नी मैडॉफ कहते थे मेरी एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम कॉलर स्ट्रैटेजी कहते हैं। कॉलर स्ट्रैटेजी एक ऑप्शंस स्ट्रैटेजी होती है। ऑप्शंस के बारे में आप शायद बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो आज हम इस वीडियो में ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बेसिकली वो क्या करते थे, वो एक शेयर खरीदते थे, उसी शेयर का ऊपर साइड का एक कॉल खरीदते थे और नीचे साइड का एक पुट बेच देते थे। लेकिन लोगों का कहना था जितने ऑप्शंस ये खरीदते और बेचते हैं उतने तो टोटल ट्रेड भी नहीं होते, तो ये चीज़ तो बहुत पहले ही लोगों की निगाह में आ जानी चाहिए थी। तो अंत में बर्नी मैडॉफ पकड़े कैसे गए? जैसा कि हर पॉन्जी स्कीम का आदमी पकड़ा जाता है, एक वक्त आता है जब नया पैसा आना बंद हो जाता है, जिससे आप पुराने वाले को चुका नहीं सकते। सन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसके बाद हर आदमी अपना पैसा शेयर बाजार से निकालना चाहता था। स्थिति ये बनी कि 2008 के मध्य तक जहां बर्नी मैडॉफ के अकाउंट में $5.5 बिलियन थे, नवंबर आते आते केवल $234 मिलियन बचे थे, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया था। स्थिति ये थी कि लोग उस दिन भी $7 बिलियन वापस चाहते थे बर्नी मैडॉफ से, लेकिन उनके अकाउंट में उतना पैसा नहीं था। उस दिन उन्होंने अपने लड़कों को बुलाया, दोनों बेटों को, एंड्रयू और मार्क को, और उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इट हैज़ बीन अ बिग लाई, मैं आज तक आप सबसे और अपने इन्वेस्टर से झूठ बोलता रहा हूँ। उनके ही दोनों लड़कों ने जाके अथॉरिटीज़ को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद बर्नी मैडॉफ अरेस्ट हो गए, और जब वो कोर्ट गए उन्होंने सारे अपराधों को कबूल किया और अपने आप को गिल्टी प्ली किया। इस कहानी से जितनी चीज़ें सीखी जाएँ वो कम है। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की लालच में कई बार हम अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं। हम ये नहीं देखते कि कई बार रेड फ्लैग्स होते हैं, कई बार हमको पहले से ही चेतावनियाँ मिलने लगती हैं चीज़ों की, लेकिन हम उसको इग्नोर करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थोड़ा शेयर वगैरह भी कर दीजिए, हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।